जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 है, ठीक है। वॉल्यूम 3 का दरोगा प्रीलिम्स का जो सेट आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, यह क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और कितना नंबर आ रहा है आप लोग को कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बधावन। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 2। कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है। कह रहा है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 40वां स्थान, ऑप्शन ए। अगर पूछे कि फर्स्ट स्थान किसका है तो फर्स्ट पे यूएसए है। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर को किसको क्या दिया गया है? जयपुर को। और जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। और बात करें अब यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था, यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। और भारत जो है इसका सदस्य बन गया था 1946 में भारत, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान शुरू किया है। तो मुक्ति कारवां अभियान जो शुरू किया है यह किस राज्य ने किया है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कौन सा होगा जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने किया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कह रहा है कि हाल ही में जो गठित हुआ है तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है किसको बनाया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? के परासन होगा। के परासन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायती निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर संतुष्ट पोर्टल होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 7। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। कह रहा है कि कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा घोषणा किया गया। कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद जो है भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा किया गया। यह केरल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका को के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे। युवा विज्ञानी कार्यक्रम का दूसरे सत्र का आरंभ किस संस्थान ने किया है। तो इसका किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो। और इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वह बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में जो है 80 ट्रिलियन डॉलर का घन फुट
प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है, यह किस देश में मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई में मिला है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा यूएई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किसने कर रहा है? तो ये मणिपुर राज्य में। कहाँ पे हो रहा है? मणिपुर राज्य। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल सिंह को किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? 14वां CAG है, 14वां CAG है, यानी कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 3 मिलियन पाउंड है। कितना है? 3 मिलियन पाउंड। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? IPS अधिकारी को किस गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? किसको? तो ये BSK कौमुदी को, यानी कि BSK कौमुदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15 पे। 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता हाल ही में निधन हो गया। कह रहा है कि मदारी और दृश्यम फिल्म के जो निर्माता थे उसका हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है निशिकांत कामत है। क्या नाम है? निशिकांत कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किया है? 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किसने किया है? यह चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि CBI के किस पूर्व विशेष निदेशक की सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर राकेश अस्थाना हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान किया गया? कहता है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। कौन सा होगा? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 पे। कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया किसका? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जसराज का। पंडित जसराज। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए एक और बोल रहे हैं एक बात कि देखिए जिसको भी अगर पॉलिटी का वीडियो देखना है और यही ऑडियो फॉर्मेट में ही होगा, और 2021 का जो घटना चक्र आया है उसमें जो आज से हम उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर पॉलिटी का वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू से चलेंगे अधिनियम से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो ये गोवा को। किसको दिया है? गोवा को। देखिए अभी जितना नियुक्ति वाला हम बता रहे हैं उसको जो है आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो नियुक्ति हमेशा बदलते रहता है, तो वो जब एग्जाम आएगा उस समय आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत किया गया? किस लिंक की शुरुआत किया गया? तो डैशबोर्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डैशबोर्ड का शुरुआत किया गया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानें की सूची में किस लिंक की शुरुआत किया गया? तो डैशबोर्ड का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। हाल ही में
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी को। कपिल देव त्रिपाठी को, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लाल बाग कहाँ स्थित है? ध्यान में रखेंगे कि लाल बाग कहाँ स्थित है? तो लाल बाग बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है? बंगलुरु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा चीन, कौन सा होगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है। किसने? यह चीन ने दिया है। किसने? चीन ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस। ठीक है, और CISF डे जो मनाया जाता है वो 10 मार्च को। CISF डे जो मनाया जाता है वह 10 मार्च को। और विश्व भूगर्भ दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जून को। विश्व भूगर्भ दिवस, विश्व भूगर्भ दिवस जो मनाया जाता है वह 10 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा नंद वंश का शासक था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा नंद वंश। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? एक पैगोडा हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, पैगोडा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। अकबर ने, नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब किया था? तो कह रहा है कि अकबर ने अजमेर स्थित जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1562। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताएंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तुर्की भाषा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 31 कह रहा है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा है यतीश यादव ने। किसने लिखा है? यतीश यादव। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 32, कह रहा है कि IPL, देखिए 2-3 क्वेश्चन टिक कर दिए हैं तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे। ठीक है, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लीग जो है 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच चला था। बिल्कुल सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी था। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी था। इसका आयोजन दुबई, शारजाह, आबू धाबी में किया गया। यानी तीनों कथन क्या है? सही है। ये कितना है? 14वां IPL। इसके बाद जो 14वां IPL भी हुआ जो कि कोरोना वायरस के कारण जो बीच में ही उसको समाप्त कर दिया गया है, तो ये 13वां वाला है। ठीक है, पिछले साल का। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 33 कह रहा है कि अभ्रक, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो अभ्रक जो है झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैथ का है और मैथ का हम राइट आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग बना के उसके बाद जो है देखिएगा कितना नंबर आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 34 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 35 नंबर भी मैथ का प्रश्न है। आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे पॉज करके, तो इसका आंसर जो होगा वह 4% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 36, इसको भी पॉज करके बनाएंगे और इसका आंसर बताएंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा
3:4 यानी कि 3:4। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर को भी पॉज करके बनाइए और इसका आंसर है 18 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 38। 38 का जो आंसर होगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 39 करें कि धोबन सोडा है। धोबन सोडा है क्या है? तो धोबन सोडा एक है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। धोबन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स दवाएं। एंटीपायरेटिक्स दवाएं का प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स दवाएं का प्रयोग किया जाता है शरीर के ताप को घटाने के लिए। किसके लिए? शरीर के ताप को घटाने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एंटीपायरेटिक्स दवाएं का प्रयोग जो किया जाता है वह शरीर के ताप घटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। पौष्टिकरण में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रदूषकों का विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रदूषकों का विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों का विचार कीजिए। प्रथम प्रदूषक नहीं है। तो देखेंगे कि वाष्पशील कार्बन यौगिक के जो है प्रथम प्रदूषक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा ये दोनों जो है प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। इसका राइट आंसर 3 और 4, 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वह 0.55 मिलीग्राम होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया होता है। सेप्टिसेमिया क्या होता है? रक्त विषाक्त होता है। रक्त विषाक्तता, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में। और देखिए मेसोजोइक युग में जो है वह रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ था। ठीक है, रेप्टाइल्स का जो है उत्पत्ति हुआ था। जैसे डायनासोर सब जो था वो मेसोजोइक युग का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 46। ग्लाइकोजन का संचय होता है कहाँ पे? ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत एवं पेशियां में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 47। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आप देखेंगे इसको कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन जो है यह पादप हार्मोन है। यह बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? रक्त नहीं होता है लेकिन शोषण करता है, तो यह हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा, देखिए नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाता है? 4 राज्य। कौन कौन? तो एक हो जाता है आपका बिहार, सिक्किम, और आपका उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, और उत्तराखंड भी हो जाएगा। ठीक है, यह 4 राज्य जो है नेपाल की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर। करत इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा। इन 4 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और करें कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। बिल्कुल सही कथन है कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। और दूसरा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 1997 में हुआ था। नहीं, BSNL का जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 को। तो यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड जिसको ट्राई का गठन 2000 में हुआ था। नहीं, इसका गठन हुआ था 1997 में। इसका गठन हुआ था 1997 में।
यानी कि 3 नंबर भी कथन क्या हो गया, गलत है। कह कि कौन सा सही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सही है, एक सही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल एक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 51 नंबर। कह कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए सबसे अधिक वैसे कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। अगर गोवा रहता ऑप्शन में तो सबसे ज्यादा गोवा में ही है, 62%। गोवा में कितना है, 62%, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी कि कौन सा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा पनामा नहर। और पनामा नहर की बात करें तो इसका निर्माण 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे व्यस्ततम नहर कौन सा है, तो ये सुएज नहर जो है सबसे व्यस्ततम नहर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। कह रहा है कि जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या हो जाता है? जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसका भुगतान संतुलन की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है, नहीं कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चारागाह को पंपास। चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे? ये दक्षिण अमेरिका के एक अर्जेंटीना देश है, वहाँ पे जो है अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान मिलता है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 55 कह रहा है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला नंबर है कि जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने 1976 में किया था। यह क्या है आपका? बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता, यानी कि यह भी कथन क्या है आपका? सही है। तीसरा कथन है इस सूचकांक का वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस को जाता है। नहीं, ये किसको जाता है? तो टी वर्जन को जाता है। किसको? जॉन टी वर्जन को जाता है, ठीक है, जिसने कब किया था? 1976 में। तो 3 नंबर कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर कथन क्या है। चौथा नंबर कथन है कि जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान जो है 11 से लेके 100 के बीच होता है। यह कथन भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 56। कह रहा है कि दी गई अवधि के लिए देश का राष्ट्रीय आय डैश है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 57। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? देखिए बंदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बंदीपुर कर्नाटक में। मानस पड़ता है असम में। रणथंभौर राजस्थान, ये आपका सही है। और सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। तो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है? तो सही कौन सा है? रणथंभौर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 58 देखिए फिर मैथ का है, और इसका राइट आंसर आप लोग पॉज करके बनाएंगे, और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 59। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़े को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या कहलाता है? करेक्ट, कंप्यूटर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़े को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रखता है, क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। चिप आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा रक्त में
टी कोशिका, यानी कि टी कोशिका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 61, कह रहा है कि स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा हाइड्रोलिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक व्यवस्था, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 62 नंबर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यह 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है कौन सा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 64 का मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 65, रेशम का कीड़ा जिसको सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका, जिसको पुपा कहते हैं, कोशित जिसको पुपा कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे जल्दी से कि निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करता है? तो देखिए आप देखेंगे कि ये डूरंट रेखा जो है ये पहले भारत में था, लेकिन अब क्या हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। तो अभी के अनुसार जो है डूरंट रेखा ही होगा। कैसर क्रीक जो है ये गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत पाक की सीमा है। रेड क्लिफ लाइन ये आपका कहाँ, भारत पाकिस्तान। मैकमोहन भारत चीन, ये सब है। ठीक है, इसीलिए से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चवर्णक नहीं होता है, यानी कि मूलर जो है 3 से 4 वर्ष के बच्चे में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीवाणु को दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं। जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं क्या कहलाता है? राइजोबियम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में क्रांतिकारियों का नेता जो था वह कौन था? इसका नाम है बाबू कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था कब? बिरसा मुंडा जो है सोते हुए कब पकड़ा गया? तो यह 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और इसका मृत्यु 9 जून 1900 को हो गया, 9 जून 1900 को हो गया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। पुनः वह आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और मोहम्मद गौरी इसमें पृथ्वीराज चौहान से विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 72, कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन का सहायक बनो। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यह कथन कहा था ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा था 1899 से 1905 के बीच, 1899 से 1905 के बीच। बंगाल विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था, बंगाल विभाजन का इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 73, किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया किसने? तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने। और इसके तहत जो क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी का
प्रथम सफल सत्याग्रह था जो 1917 में तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था। देखिए लखनऊ में जो हुआ था 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वह किसको चुना गया था। यह चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 45 करा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने जो है गोली मारी थी। तो इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी का बदला लेने के लिए यह 13 अप्रैल 1940 में जाकर उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मार दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज थे, और यह जो प्रधानमंत्री के पद पर रहा था 1916 से 1922 तक। 1916 से 1922 तक यह प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 77 कर रहा है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास जो है यह किसके राज कवि थे। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और जैसे देखिए मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है। आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 करें कि लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किन स्थितियों में जो है संसद की जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो पहला देखिए संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो यह राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है, अब देखिए पहला साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में अब यहाँ पे संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। धन विधेयक पारित करने से इसका कोई मतलब नहीं रहता है। संविधान विधेयक को पारित करने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर केवल और केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 80 करें कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है। इसमें होता है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस जब होता है तो प्रस्ताव जो है क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 81 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संघ राज्य क्षेत्र राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यानी कि यह आपका कथन क्या है, गलत हो गया। ठीक है, करेक्ट कौन सा कथन सही है। तो यह कथन क्या है, संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं करता है, यह हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि आपका 2 नंबर भी गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। नहीं, संसद के अंदर जो है 3 आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद के भाग हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 82 कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर करेक्ट निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया। इसका राइट आंसर जो होगा
यह हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि केवल एक ही सही है। और इसमें संविधान सभा में कुल सदस्य जो हुआ था वह 389 था। कितना था? 389। नेक्स्ट है 84, कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के प्रमुख बहिष्कार का कारण था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 85, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, यानी केवल दो आपका सी में है और सी ही आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं, कह रहा है कि कुंद्रे मुख खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुंद्रे मुख की खाने से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगलौर। और मंगलौर पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यह देखेंगे, पहला कथन क्या है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। यह भी कथन क्या है? सही है। चौथा है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। नहीं, राज्यपाल को हटाने का प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी कि डी जो है असत्य है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 88, भारत को निम्नोक्त क्षेत्रों में कौन सा चीर वनों से संबद्ध है? कौन सा जो है चीर वनों से संबद्ध है? तो ये उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड जो है चीर वनों से संबद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में होता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में होता है? यानी कि अवसादी चट्टान का जमाव जो होता है वह परतदार होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल का जो बीच का पठार है वह मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। और अरावली का अगर सर्वोच्च चोटी पूछे कौन सा है, तो वह गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। उसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथन का पर विचार कीजिए, कारक उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचन नामावली बनाने की भी शक्ति होती है, यानी कि यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है जब तक वह खुद त्याग पत्र ना दे दे या उसकी पदावधि समाप्त नहीं। ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर वह संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसको हटाया जा सकता है, यानी कि 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और बी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 92, करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्रेटेशियस काल में टेथिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कार्बनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ। यह भी कथन सही है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 93, कह रहा है कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से प्रक्रिया करती है। डैश धातु जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो यह सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 94, निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोदक कहलाता है। प्रणोद क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी।
भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है भाग है किसका? देखिए भू दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जबलपुर श्रेणी निम्न में किसका भाग है? तो जबलपुर श्रेणी जो है किसका भाग है? यह विंध्याचल क्रम का भाग है, ठीक है। जबलपुर श्रेणी जो है विंध्याचल क्रम का भाग है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 97 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रैप में विशाल चट्टान मिलती है, यह बिल्कुल सही है। शिलोंग श्रेणी मेघालय में है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 98 नंबर प्रश्न है निम्न कला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होता कि पहला पे कौन आएगा? पहला पे कैम्ब्रियन आएगा, ठीक है, कैम्ब्रियन काल। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ट्रियसिक आएगा। उसके बाद तीसरा पाएगा कौन सा? प्लोस्टोसिन आएगा, प्लीस्टोसिन आएगा, और चौथा पाएगा होलोसिन, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 1 3 2 4 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कबीर पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से है? कबीर पुस्तक का संबंध जो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उर्दू पुस्तक गुलाम ए नजमा की रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फिराक गोरखपुरी ने। किसने किया था? फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ तक जो है आपका सेट नंबर 1 जो है यह कंप्लीट होता है, और सेट नंबर 2 फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।